वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के इस चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पहला अध्याय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं, तो उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो जो यूरोपियन एडवेंट था इंडिया में, उसमें 5 देश भारत में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच जिसे नीदरलैंड या हॉलैंड भी कहा जाता है, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद कुछ समय के लिए डेनमार्क के निवासी को डेनिस कहा जाता है, और अंत में फ्रांसीसी आएंगे। तो फ्रांसीसियों के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 ईस्वी में, जिसका जो तात्कालिक कारण था कि एक अंग्रेज नाविक था जिसका नाम था बर्नेट। तो उस बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज़ों को कैद कर लिया था। कुछ फ्रांसीसी जहाज थे, उन्हें कैद कर लिया था। और साथ ही साथ दूसरा कारण था कि 1746 ईस्वी में ही फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। मद्रास के किले पर हमने बताया था कि मद्रास में अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक एक किले का निर्माण किया, जहां पे उनके हथियार रखे जाते थे। तो इसी को लेकर एक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध। और यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, चूंकि उस समय ऑस्ट्रिया को लेकर भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसका असर सीधा भारत में देखने को मिला। तो 1748 में यह युद्ध समाप्त हो गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध। यह जो युद्ध समाप्त हुआ एक समझौते के तहत समाप्त हुआ, जिसे ऑक्स ला चापली कहा जाता है। ऑक्स ला चापली का समझौता कहा जाता है। तो 1748 ईस्वी में ऑक्स ला चापली कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। तो ऑक्स ला चापली के समझौते पर हस्ताक्षर से फ्रांस और ब्रिटेन के ऑस्ट्रिया को लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। और इस समझौते के तहत मद्रास किसे मिल गया? अंग्रेजों के मिल गया, और उत्तर अमेरिका मिल गया फ्रांस को। याद रखेंगे, मद्रास मिल गया अंग्रेजों को और उत्तर अमेरिका मिल गया फ्रांसीसियों को। तो 1748 ईस्वी में ऑक्स ला चापली के समझौते पर हस्ताक्षर से फ्रांस और ब्रिटेन के ऑस्ट्रिया को लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। और इस समझौते के बाद अंग्रेजों को वापस मद्रास मिल गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका प्राप्त हुई। याद रखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखेंगे कहां लड़ी गई? तो मद्रास में कर्नाटक के नवाब के बीच लड़ी गई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध मद्रास में कर्नाटक के नवाब के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब का साथ दिया। फिर भी फ्रांसीसी क्या रहे? तो विजय रहे। इस युद्ध को, प्रथम कर्नाटक युद्ध को संत थॉमस का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि संत थॉमस का युद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रथम कर्नाटक के युद्ध को कहा जाता है। यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, कर्नाटक के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब का साथ दिया था। तो अंग्रेज एक तरफ और कर्नाटक के नवाब एक तरफ थे, और फ्रांसीसी एक तरफ थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी विजय रहे, और इस युद्ध को संत थॉमस युद्ध भी कहा जाता है। तो इस युद्ध के बाद ऑक्स ला चापली का समझौता हुआ 1748 ईस्वी में, जिसके तहत फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो ऑस्ट्रिया को लेकर युद्ध चल रहा था वह समाप्त हो गया। और इसी समझौते में अंग्रेजों को मद्रास प्राप्त हुआ और फ्रांसीसियों को उत्तर अमेरिका प्राप्त हुआ। याद रखेंगे। और इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था एक अंग्रेज नाविक था बर्नेट, उसने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को कैद कर लिया था 1746 ईस्वी में। जबकि दूसरा कारण था, उसी 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के सेंट जॉर्ज किले पर कब्जा कर लिया था। याद रखेंगे। और इसके बाद इसमें कर्नाटक के नवाब के बीच और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध हुआ था। कहां पे? तो मद्रास में।
और कर्नाटक के नवाबों का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने। फिर भी इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो संत थॉमस का युद्ध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध से एक बात तो पता चल गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद क्या परिणाम हुआ कि यह बात तो पता चल गया कि छोटी से छोटी सेना भी बड़ी सेना को हरा सकती है। इससे यूरोपीय की आंखें खोल दी। तो कई यूरोपीय देशों की आंखें खोल दी कि फ्रांसीसी सेना कम थी, अंग्रेजी सेना ज्यादा थी, फिर भी फ्रांसीसियों की विजय हुई। साथ ही साथ अंग्रेजों की मदद कौन कर रहे थे? तो नवाब कर रहे थे। तो एक बात तो इससे पता चल गया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से कि छोटी से छोटी सेना भी बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। और इस युद्ध के बाद अन्य यूरोपीय देशों की आंखें भी खुल गई कि यदि हमारे पास कम भी सेना है तो हम लोग भारत में शासन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका गवर्नर कौन था? तो डुप्लेक्स था, इसे डुप्ले कहा जाता है। इस युद्ध में विजय के बाद डुप्ले अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय नागरिकों को क्या करने लगा? तो उसमें शामिल होने लगा। याद रखेंगे, इस युद्ध से चूंकि फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ गई थी और इस युद्ध के समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वह कौन था? तो डुप्लेक्स था। और इस युद्ध में विजयी होने के बाद डुप्लेक्स क्या करने लगा कि बार बार अंग्रेजों को पराजित करने के लिए लोकल नागरिकों में शामिल होने लगा, स्थानीय नागरिकों में शामिल होने लगा। याद रखेंगे, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक होते थे उनमें शामिल होने लगा। तो यह पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो डुप्लेक्स था, जिसे डुप्ले भी कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में डेक्कन में कुशल एवं प्रशिक्षित नाविक के महत्व का पता चला। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एक बात और पता चला कि दक्कन में कुशल और प्रशिक्षित नाविक ही जो है वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से दक्कन के जो दक्कन का इलाका था, कर्नाटक के क्षेत्र को दक्कन कहा जाता है, तो प्रशिक्षित नाविक के महत्व का पता चला कि यदि कुशल एवं प्रशिक्षित नाविक रहेंगे तो दक्कन के इलाकों में आसानी से कब्जा किया जा सकता है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। अब हम लोग आते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध पर। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। तो इसका डेट याद रखेंगे जरूर, इसका ईयर याद रखेंगे कि किस वर्ष हुआ। तो पहला 1746 से 1748 ईस्वी में कौन सी संधि हुई? तो ऑक्स ला चापली की संधि हुई। इसमें मद्रास वापस मिल गया। यह युद्ध मद्रास में हुआ था। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला, 6 वर्षों तक। तो 5 वर्षों तक 1749 से 1754 ईस्वी तक चला दूसरा कर्नाटक युद्ध। इसमें क्या हुआ? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो गई थी। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध के समय हैदराबाद का जो निजाम था उसकी मृत्यु हो गई। हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो गई। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध के समय हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो हैदराबाद था वह 2 हिस्सों में बट गया। एक भाग उसके पुत्र मुजफ्फर जंग और किसके हाथ में? चांद साहिब के हाथ में चली गई। 3 पुत्र थे हैदराबाद के निजाम के, 3 पुत्र थे, मुजफ्फर जंग, चांद साहिब और अनवरुद्दीन। जो दूसरा क्षेत्र था वह चला गया अनवरुद्दीन के हाथ में। तो 3 पुत्रों में एक भाग चला गया मुजफ्फर जंग और चांद साहिब के हाथ में, जबकि जो दूसरा भाग था
वह चला गया अनवरुद्दीन के हाथ में। होता क्या है कि जो मुजफ्फर जंग और चांद साहिब थे, इनका साथ किसने दिया? तो फ्रांसीसियों ने। इनका साथ दिया फ्रांसीसियों ने, और अनवरुद्दीन का साथ दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने साथ दिया। 1749 ईस्वी में 1749 ईस्वी में एक युद्ध हुआ इनके बीच, जिसे क्या कहा जाता है? तो अंबर का युद्ध कहा जाता है। अंबर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ? तो इस युद्ध में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई। अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई, और उसके बाद यह जो मुजफ्फर जंग है वह डेक्कन का सूबेदार बन गया। डेक्कन का सूबेदार बन गया। और यह जो मुजफ्फर जंग है डेक्कन का सूबेदार बन गया। और उसके बाद यह जो चांद साहिब है, यह कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण के इलाके का सूबेदार बन गया। सूबेदार यानी गवर्नर, सूबेदार बन गया। और उसके बाद यह जो डुप्लेक्स था, यह डुप्लेक्स क्या करने लगा कि इन सभी इलाकों में, यह डुप्लेक्स इन सभी इलाकों में, अर्थात इसमें अंग्रेजों की पराजय हो गई। अंग्रेजों की इसमें पराजय हो गई। और डुप्लेक्स क्या करने लगा कि चूंकि ये दोनों डुप्लेक्स की मदद से जीते थे, तो डुप्लेक्स क्या करने लगा कि इनके स्थानीय लोगों के साथ क्या करने लगा? तो सहयोग करने लगा, और इसी कारण इसकी शक्ति कमजोर हो गई। अब यह अपनी सत्ता पर न ध्यान देकर इन दोनों के इलाके के जो स्थानीय नागरिक थे उनको मिलाने का काम करने लगा, और धीरे धीरे इसकी जो राजनीतिक शक्ति थी वह उसमें इसका हाथ कम होने लगा, और यह स्थानीय लोगों में इसका हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ने लगा, और इसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यही है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यही द्वितीय कर्नाटक युद्ध है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजामुल जंग की मृत्यु होने के बाद हैदराबाद दो हिस्सों में बट गया। एक भाग पुत्र मोहम्मद जंग, मुजफ्फर जंग और चांद साहिब के पास चला गया, जबकि दूसरा पुत्र अनवरुद्दीन के पास चला गया। याद रखेंगे, मुजफ्फर जंग, चांद साहिब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने मिलकर 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार गिराया, और मुजफ्फर जंग डेक्कन का सूबेदार बन गया। मुजफ्फर जंग डेक्कन का सूबेदार बन गया, और मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त मुगल साम्राज्य का गवर्नर बना दिया। किसे? तो किसे बना दिया? तो याद रखेंगे, चांद साहिब को बना दिया। तो कृष्णा नदी के दक्षिण का गवर्नर किसे बना दिया? चांद साहिब को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अनवरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया, और मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त मुगल साम्राज्य का गवर्नर किसे बना दिया? तो चांद साहिब को बना दिया। याद रखेंगे, छोटे छोटे स्थानीय शासकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में डुप्लेक्स स्थानीय नागरिकों का सहयोग करता था। इसी दौरान युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई, और 1754 ईस्वी में डुप्लेक्स को गवर्नर के पद से हटा दिया गया। तो एक बार तो चूंकि अभी हमने बताया कि यह स्थानीय लोगों का सहयोग करने लगा। कौन? स्थानीय लोगों का सहयोग करने लगा।
तो इसी कारण क्या होने लगा कि इसकी दिलचस्पी राजनीतिक संगठन में कम हो गई और लोकल संगठन में ज्यादा हो गई। तो 1754 ईस्वी में एक बार फिर से हल्का युद्ध हुआ और इस बार क्या हो गया कि फ्रांसीसियों की पराजय हो गई और डुप्लेक्स को गवर्नर के पद से हटा दिया गया। तो एक बार तो जीत गया, लेकिन 1754 ईस्वी में ही एक छोटा सा युद्ध हुआ, जो उसके बाद डुप्लेक्स को क्या किया गया, गवर्नर के पद से हटा दिया गया। और यह जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, इसमें पांडिचेरी की संधि हुई। तो पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि, तो ऑक्सला चापला की संधि, जबकि दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई और इसी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। और इस युद्ध के बाद अगला जो गवर्नर बनकर आया उसका नाम था चार्ल्स गोडेहू। चार्ल्स गोडेहू। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी के संधि के साथ हुई और इसमें चार्ल्स गोडेहू इसके बाद अगला गवर्नर बन के आया, फ्रांसीसी गवर्नर। कहां पे, तो भारत में आया, याद रखेंगे। दूसरे कर्नाटक युद्ध से फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ गई थी, क्योंकि स्थानीय शासक अपने झगड़े को सुलझाने के लिए किसे बुलाने लगे, तो इन्हें बुलाने लगे। क्योंकि दूसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की तो विजय हुई थी, लेकिन एक छोटे से युद्ध में उसी कर्नाटक के क्षेत्र में, इसी जो कि वही कर्नाटक के युद्ध का भाग था, तो उसमें डुप्लेक्स ज्यादा स्थानीय लोगों में हस्तक्षेप करने लगा था, तो उसकी पराजय हो गई थी। तो इसी कारण डुप्लेक्स को गवर्नर के पद से हटा दिया गया और वह कहां चला गया, तो वह चला गया फ्रांस। इसके बाद और दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ और इसके बाद अगला जो गवर्नर आया उसका नाम था चार्ल्स गोडेहू। और दूसरे चार्ल्स गोडेहू के समय फ्रांसीसियों की शक्ति काफी बढ़ गई थी, क्योंकि फ्रांसीसी स्थानीय शासक के साथ ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे। स्थानीय शासक अंग्रेजों के विरुद्ध अपने झगड़े को सुलझाने के लिए किसे बुलाने लगे, तो फ्रांसीसियों को बुलाने लगे थे। अब देखिए 1756 ईस्वी में ऑस्ट्रिया सिलेसिया को वापस लेना चाहता था। उसी बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक बेहद इंपॉर्टेंट 7 ईयर वार शुरू हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया जो 1763 ईस्वी तक चला। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद 2 वर्षों के बाद, दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के 2 वर्षों के बाद अर्थात 1756 ईस्वी में ऑस्ट्रिया सिलेसिया को वापस लेना चाहता था। उसी बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्षों तक चलने वाला एक युद्ध हुआ, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब तक चला, तो 1756 से 1763 ईस्वी तक। किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किसके लिए, तो ऑस्ट्रिया के सिलेसिया को वापस लेने के मुद्दे पर। 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी आर्मी ने फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध के तहत विजयनगर स्थित अंग्रेजी किला संत डेविड पर कब्जा कर लिया। याद रखेंगे, इस बात से नाराज होकर ब्रिटिश आर्मी कमांडर एडमिरल डी एडमरिन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को बहुत नुकसान पहुंचाया और फ्रांसीसियों को मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम से भगा दिया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी आर्मी ने फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध के तहत विजयनगर में स्थित एक अंग्रेजी किला, तो विजयनगर में अंग्रेजों के द्वारा एक किले का निर्माण किया गया था जिसका नाम था संत डेविड। तो 1798 ईस्वी में फ्रांसीसी आर्मी ने क्या किया, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था, तो इसी दरमियान इसका फायदा उठाकर फ्रांस और फ्रांसीसी आर्मी ने विजयनगर में अंग्रेजों के किला जिसका नाम था संत डेविड, उस पर कब्जा कर लिया। इस बात से नाराज होकर ब्रिटिश आर्मी कमांडर एडमिरल डी एडमरिन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को बहुत नुकसान पहुंचाया और फ्रांसीसियों को मसूलीपट्टनम से भगा दिया। याद रखेंगे।
22 जनवरी 1760 ईस्वी को 22 जनवरी 1760 ईस्वी को तमिलनाडु के वांडीवास में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। तो तीसरा कर्नाटक भी युद्ध हुआ कब? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, जिसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को तमिलनाडु के वांडीवास में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, जिसे तीसरा कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु के वांडीवास में हुआ था। सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच, तो इस युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति काउंट द लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट ने पराजित किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस की तरफ से जो कमांडिंग संभाल रहा था वह किसके हाथ में था? तो फ्रांस की तरफ से जो कमांड संभाल रहा था वह फ्रांसीसी सेनापति काउंट द लाली, जबकि ब्रिटेन की तरफ से सेनापति का कमान कौन संभाल रहा था? तो सर आयरकुट। तो याद रखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति काउंट द लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट ने पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध अभी हमने बताया कि जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से पराजित हुई। तो फ्रांसीसियों के हार के साथ ही यह जो वांडीवास का युद्ध था वह समाप्त हो गया, और इस हार के बाद फ्रांसीसियों को ब्रिटिश सेना के साथ संधि करनी पड़ी, पेरिस की संधि, और जिसके तहत फ्रांसीसियों के द्वारा जीते गए सभी कारखाने किसे सौंप दिए गए? तो अंग्रेजों को दिए गए, और इस प्रकार अंग्रेज भारत में सुपर शक्ति बन गए, क्योंकि अब उनका मुकाबला करने वाला कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं था। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वांडीवास के युद्ध में जैसे ही फ्रांसीसियों की पराजय हुई, तो इस पराजय के बाद फ्रांसीसियों को ब्रिटिश सेना के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी। तो याद रखेंगे कि पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें कौन सी संधि हुई? तो उसमें ऑक्सला चापला की संधि हुई। दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई, और इस तीसरे कर्नाटक युद्ध जिसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है, तो इसमें पेरिस की संधि करनी पड़ी। इसमें फ्रांसीसी जितने सारे क्षेत्र अंग्रेजों से जीते थे, जितने सारे कारखाने अंग्रेजों से जीते थे, तो फ्रांसीसियों को वापस करना पड़ा अंग्रेजों को। और इस प्रकार इस युद्ध में फ्रांस की पराजय होने के बाद भारत में अंग्रेज एक सुपर शक्ति के रूप में उभर गए। तो भारत में चूंकि अंग्रेजों का सामना करने वाला अब कोई नहीं रह गया था, तो वे एक सुपर शक्ति बन गए। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वांडीवास के युद्ध को अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता स्थापित करने का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। याद रखेंगे। तो किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शक्ति काफी मजबूत हो गई? तो वांडीवास के युद्ध के बाद। तो वांडीवास के युद्ध को अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता स्थापित करने का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। 1632 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 5000 पाउंड प्रति वर्ष के कर्ज पर व्यापार करने का अधिकार मिला था, जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। तो एक बात और याद रखेंगे अंग्रेजों के बारे में कि 1632 ईस्वी में इन्हें जो आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा था वहां पर भी व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। कितने कर्ज पर? तो 500 पाउंड प्रति वर्ष के कर्ज पर। आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोलकुंडा, तो वहां का सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो 1632 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड प्रति वर्ष के कर्ज पर व्यापार करने का अधिकार मिला, जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। और हमने बताया था कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
तो ब्रिटिश कंपनियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जब फारुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समस्त भारत क्षेत्र में बिना कर के व्यापार करने का अधिकार दिया था। और सुनहरा फरमान जब गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पाउंड प्रति वर्ष के कर्ज पर व्यापार करने का अधिकार दिया। कहां पे? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर 1632 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में 3000 पाउंड प्रति वर्ष की कर्ज पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाना का निर्माण किया था। तो यदि यह भी पूछा जाए कि कितने कर्ज पर हुगली में कारखाना का निर्माण किया, तो 3000 पाउंड प्रति वर्ष के कर्ज की दर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में हुगली में कारखाना का निर्माण किया था, अर्थात व्यापारिक कोठी खोला था। याद रखेंगे कब? 1639 ईस्वी में। कितने रुपये की प्रति वर्ष कर्ज की दर पर? तो 3000 रुपया प्रति वर्ष की कर्ज की दर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाने का निर्माण किया। हुगली पश्चिम बंगाल। अब जो अंग्रेजों ने हराया था फ्रांसीसियों को, उसका क्या कारण था और क्या परिणाम हुए? तो अब यदि पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर क्यों विजय हो गई और एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई और फ्रांसीसी जो है भारत से अलविदा हो गए, तो इसका मुख्य कारण था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक निजी कंपनी थी, निजी संस्था थी, और इसके सदस्यों और कर्मचारियों में आत्मनिर्भर रहने और प्रगति करने की भावना सबसे ज्यादा प्रबल थी। अतः उनके कठिन परिश्रम के द्वारा कंपनी समृद्ध होती चली गई, जबकि दूसरी तरफ जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक सरकारी संस्था थी, जिस कारण इसके कर्मचारी ज्यादा सक्रिय नहीं थे और उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिस कारण उनका पतन अनिवार्य था। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक निजी संस्था थी, प्राइवेट कंपनी थी, जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का दबाव था और इसके सदस्यों एवं कर्मचारियों में आत्मनिर्भर रहने और प्रगति करने की भावना काफी ज्यादा थी। अतः उनके कठिन परिश्रम और कंपनी कठिन परिश्रम के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अधिक समृद्ध होती चली गई, जबकि जो दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक गवर्नमेंट संस्था थी, सरकारी संस्था थी, जिसके कारण उन पर कोई विशेष दबाव नहीं था और उनके कर्मचारी ज्यादा सक्रिय नहीं थे और उसमें ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिसके कारण उनका पतन अनिवार्य था। यह तो था पहला कारण उनके फ्रांसीसियों के पराजय का। दूसरा कारण था कि अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति श्रेष्ठ थी। जहां कहीं भी जरूरत होती तो वे शीघ्र ही पहुंच जाते थे। क्योंकि जो अंग्रेज थे उनकी नौसैनिक शक्ति काफी मजबूत थी, श्रेष्ठ थी, तो जब कभी जरूरत पड़ता तो वे आसानी से पानी मार्ग के द्वारा वहां पे पहुंच जाते थे। अंग्रेजों का जो प्रमुख नौसैनिक अड्डा था वह कौन था? तो मुंबई में था। अंग्रेजों का प्रमुख नौसैनिक अड्डा कहां पे था? तो मुंबई में था। जबकि फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डा कहां पे था? तो फ्रांसीसी द्वीप में था, जो काफी दूर था। तो अंग्रेजों का प्रमुख नौसैनिक अड्डा मुंबई में था, जब जरूरत पड़ता तो उन्हें वापस बुला लिया जाता था। जबकि फ्रांसीसी जो नौसैनिक अड्डा था वह फ्रांसीसी द्वीप में था, तो जब जरूरत पड़ता था तो उनको बुलाने में काफी वक्त लगता था। तो यह भी एक कारण था फ्रांसीसियों के पराजय का। अंग्रेजों ने 3 जगहों बंबई, कलकत्ता और मद्रास में अपनी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की, जबकि फ्रांसीसियों के पास एक ही मुख्य स्थान था, पांडिचेरी। तो अंग्रेजों ने बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े बड़े जगहों पर अपनी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की, लेकिन फ्रांसीसियों के पास एक ही मुख्य स्थान था जिसका नाम था पांडिचेरी। याद रखेंगे जिसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने।
तो अंग्रेजों ने 3 जगह, जो कि भारत का इस समय बड़े बड़े महानगर हैं, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की, जबकि फ्रांसीसियों का एक ही मुख्य स्थान था, पांडिचेरी, जो कि छोटा सा इलाका था। अंग्रेजों ने सदैव वाणिज्यिक महत्व के स्थानों पर कब्जा किया, जबकि फ्रांसीसियों ने डेक्कन में अपना अपना आधार बनाया। तो अंग्रेजों का जो कब्जा वाला इलाका था वह वाणिज्यिक महत्व के स्थान पर था, अर्थात जहां पे व्यापार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होता था, आय ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होता था, उन्हीं स्थानों पर इन्होंने कब्जा जमाए रखा। जबकि फ्रांसीसियों को डेक्कन के अलावे कहीं भी कब्जा जमाने का अधिकार नहीं मिला। फ्रांसीसियों ने दक्कन में अपना अधिकार जमाए रखा। याद रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर विशेष ध्यान दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने क्षेत्रीय प्रसार पर अपना ध्यान दिया। तो हमने बताया था कि जो डुप्लेक था वह स्थानीय नागरिकों में हस्तक्षेप ज्यादा करने लगा, इसी कारण उसको उसका पतन भी हुआ और वह वापस उसको बुला लिया गया था। दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद उसी के एक भाग छोटे से युद्ध में 1758 ईस्वी में 1748 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर विशेष ध्यान दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने क्षेत्रीय प्रसार पर ज्यादा ध्यान दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक से बढ़कर एक कमांडर थे, जैसे कि सर आयरकुट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक से बढ़कर एक कमांडर थे। यह भी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मुख्य कारण था। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ व्यापार को कभी नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने व्यापार विस्तार के साथ साथ साम्राज्य विस्तार के साथ साथ व्यापार को कभी नहीं छोड़ा, जबकि फ्रांसीसी और अन्य यूरोपीय देश साम्राज्य विस्तार पर ज्यादा ध्यान दिए। याद रखेंगे, तो अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ व्यापार को कभी भी नहीं छोड़ा, जबकि फ्रांसीसी और जो अन्य यूरोपीय देश थे व्यापार को कम ध्यान देते थे, जबकि साम्राज्य विस्तार में ज्यादा ध्यान देते थे। तो यह जो उपर्युक्त सभी कारण हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के लिए हैं। याद रखेंगे कि उपर्युक्त सभी कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के लिए है। तो इस प्रकार भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वास्को डी गामा की सफलता से प्रोत्साहित होकर पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में पेट्रो अल कवरेज कैब्रल को भारत भेजा और पेट्रो अल कवरेज का जमोरिन से झगड़ा हो गया और अपने साथी बार्थोलोमियो दिवास के साथ बहुत सारा माल लेकर क्या हो गया, तो वापस चला गया। तो वास्को डी गामा की सफलता से प्रोत्साहित होकर पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में पेट्रो अल कवरेज कैब्राल को भारत भेजा और पेट्रो अल कवरेज जब भारत आया तो उसका जमोरिन से झगड़ा हो गया और पेट्रो अल कवरेज अपने साथी बार्थोलोमियो दिवास के साथ बहुत सारा माल लेकर वापस पुर्तगाल चला गया। वही बार्थोलोमियो दिवास जिसने किसकी खोज की थी, तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। 1538 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा के बाद अगला जो गवर्नर बना था पुर्तगालियों का, कौन बना था, तो गार्बिया डी नोरेन्हा बना था। तो उसी गार्बिया डी नोरेन्हा का एक और नाम था, याद रखेंगे, हमने बताया था कि गार्बिया डी नोरेन्हा का नाम था। तो 1538 ईस्वी में नैनो डी कुन्हा के बाद गार्बिया डी नोरेन्हा पुर्तगाल का चौथा गवर्नर बनकर आया तो 1538 ईस्वी में ही, लेकिन उसकी सत्ता कब मिली, 1542 ईस्वी में, जिसका एक और नाम था अल्फांसो डिसूजा और उसे गार्बिया डी नोरेन्हा भी कहा जाता है।
जो कि चौथा गवर्नर बनकर आया था, याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 15 वर्ष तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 वर्ष के व्यापार का अनुमति पत्र प्रदान किया गया था। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए कितने वर्ष की अनुमति मिली थी, तो 15 वर्ष की। जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 21 वर्ष की व्यापार पत्र का अनुमति पत्र प्रदान किया गया था, 21 वर्ष। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 वर्ष की अनुमति पत्र मिली थी व्यापार करने का, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में की गई। किस जहाज से, तो हेक्टर नामक जहाज से। याद रखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो समुद्री यात्रा थी वह 1601 ईस्वी में हुई। 1601 ईस्वी में चूंकि वह भारत में प्रवेश किए, तो किस जहाज से प्रवेश किए थे, तो हेक्टर नामक जहाज से प्रवेश किए थे। इंपॉर्टेंट है हेक्टर नामक जहाज। पुर्तगालियों की शक्ति भारत से पूर्णतः कब समाप्त हुई, 1961 ईस्वी में। इसलिए कहा जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और गोवा को स्वतंत्र करके सबसे अंत में उन्हें भगाया गया। अपने मन से नहीं गए, जबकि उन्हें जबरन जो है गोवा को स्वतंत्र करके भगाया गया। आज भी गोवा में लगता है जैसे कि हम लोग पूरा पुर्तगाल में चले आए, पूरे क्रिश्चियन लोग अभी मौजूद होते हैं वहां। तो पुर्तगालियों की शक्ति भारत से पूर्णतः 1961 ईस्वी में समाप्त हुई। याद रखेंगे 1961 ईस्वी में समाप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और गोवा को स्वतंत्र करके सबसे अंत में उन्हें भगाया गया, अर्थात वे सबसे अंत में गए। तो यह तो था भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन। यहां ये पूरा डिटेल में है। इनसे प्रश्न निश्चित तौर पे 1 या 2 आते ही आते हैं, और मेंस राइटिंग के लिए भी हमने इसे बता दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारा पहला अध्याय जो आधुनिक भारत का इतिहास था समाप्त हुआ। निश्चित तौर पे यहाँ से 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, यह तो समाप्त हुआ भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे भारत में जो 1857 की क्रांति थी उसके बारे में चलेंगे, और उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई उसको देखेंगे, और इस जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बार बार इसको देखें जरूर, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी और इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और आधुनिक भारत के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।